नाउ आई विल स्टार्ट विद रेडिएशन टॉपिक। अब मैं रेडिएशन के बारे में बात करूँगा। आई होप दैट एवरीबडी ऑफ यू नो समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। हर किसी ने ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज़ जिसमें हमने पढ़ा है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, रेडियो, माइक्रोवेव्स के बारे में। बट दैट वाज ऑल अबाउट द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्मल रेडिएशन। मैं थर्मल रेडिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। थर्मल रेडिएशन में हम मोस्टली उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली इन द फूड इंजीनियरिंग, जहाँ पर सरफेस ऑलरेडी हीटेड होता है और जो उसमें से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, द रेडिएशंस दैट आर एमिटेड बाय अ हीटेड सरफेस, these are the thermal radiations, right? So these thermal radiations are the infrared rays generally. ठीक है, so we will be reading about these. And the other thing is that now the EM, if we talk about the EM radiations, especially the microwaves because these are generally used at the household level. घरों में जो माइक्रोवेव्स होते हैं उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं, माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। सो व्हाट द माइक्रोवेव्स डू, वो माइक्रोवेव्स मोलिकुलर लेवल पर जाकर किसी भी मोलिक्यूल को अटैक करती हैं और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं उस वजह से फाइनली प्रोडक्ट हीट अप हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट वी विल नॉट बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन फूड इंजीनियरिंग. You may get to know about this particular concept in food product technology, but for now we will be dealing about the thermal radiations. So let's see it. And one more thing, that I will be giving you some brief intro about the topics that I will be dealing here in the thermal radiations. The some of the terms that come across in the thermal radiation are absorptivity, transmittivity, reflectivity, emissivity. So these are kind of the some basic terms that are used. Then I will be discussing about the some of the laws that we will be looking into. First is the Kirchhoff's law, then the Stephen Boltzmann law, and then the third is the Lambert's law. तो हम इन तीनों लॉज को देखेंगे और देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल बी गिविंग यू 3 मोर क्वेश्चंस। 3 और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा दैट विल मेक योर पार्ट ईजी टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेडिएशन टॉपिक। एंड लेट्स सी इट। सो दिस इज द टॉपिक ऑन थर्मल रेडिएशन. थर्मल रेडिएशन. So now suppose this is a heated surface. ये एक heated body है, and because this is a heated body, so it emits some infrared radiation. So this is a heated surface, so it emits some infrared radiation. And let's suppose there is some other body. यहाँ पर एक ये दूसरी बॉडी भी रखी हुई है. अब ये रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल होंगी, when these radiations fall on this second body, then some radiation will reflect and some will transmit. So let's suppose this is the thickness, and some will transmit and some will get absorbed. So this is how the system works. So let's suppose this is the absorbed part, this is the transmitted, and this is the reflected part. तो यहाँ पर आप देखिए कि हीटेड सरफेस से जो रेडिएशन गई उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ एब्जॉर्ब हुआ और कुछ ट्रांसमिट हुआ. इट मीन्स, so we can write it as reflectivity plus absorptivity plus transmittivity is equal to 1. So R plus alpha plus tau is equal to 1. So ये easy था, ठीक है. So absorbed और transmittivity आप समझ रहे हो कि transmittivity का मतलब ये है कि जो उस ऑब्जेक्ट से पास हो गई रेडिएशन, ठीक है. This is the transmittivity, right? So there are two types of bodies. One is the black body and second is the gray body. So this is the black body. एक होती है ब्लैक बॉडी और एक होती है ग्रे बॉडी. सिर्फ ये दो ही तरह की बॉडीज़ के बारे में बात की जाती है इन थर्मल रेडिएशन, कि जब भी कभी आप थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ोगे तब इन दो बॉडीज़ के बारे में आप पढ़ोगे. वन इज़ द ब्लैक बॉडी एंड सेकेंड इज़ द ग्रे बॉडी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी डज नॉट मीन इट्स कलर, यानी कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है. ब्लैक बॉडी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्लैक है.
ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी। जिस तरीके से हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से हम थर्मल रेडिएशन में कुछ एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड एज एन रेफरेंस बॉडी, राइट। सो रेफरेंस बॉडी का मतलब क्या है? So this is a reference body, right? So it does not mean black. Now the second is the gray body. Now moving to the black body again. So for this the absorptivity is equal to 1. So इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी radiations fall होंगी, so let's change the color for this black body. So let's take black, but the black color does not mean कि ब्लैक बॉडी सिर्फ ब्लैक ही कलर की होती है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ, और ब्लैक कलर से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। सो ये रेडिएशंस इस पर फॉल हो रही हैं। लेट्स सपोज दीज आर द थर्मल रेडिएशंस दैट आर फॉलिंग ऑन दिस ब्लैक बॉडी, और हर किसी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है बाय दिस ब्लैक बॉडी, हर किसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स द रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। तो इसलिए जो अल्फ़ा है वो 1 हो गया, क्योंकि कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कोई भी रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं होगी। सभी की सभी जो रेडिएशंस हैं, थर्मल रेडिएशंस, वो सभी की सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। सो द एमिसिविटी एक नई टर्म है। सो आई एम गिविंग यू अ न्यू टर्म, दैट इज द फोर्थ टर्म, दैट इज द एमिसिविटी। सो एमिसिविटी इज द energy emitted by a body from a material surface divided by a perfect emitter, that is the black body, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी की जो एमिसिविटी है वो किसके बराबर होती है? एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए मटेरियल सरफेस डिवाइडेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी आ गया नीचे। तो क्योंकि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रेडिएटेड होती है वो 1 यानी पूरी 100% होती है, यानी जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही एमिशन भी होगा ब्लैक बॉडी से, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी दोनों चीज़ें 1 हैं, यानी 100% हैं। यानी जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही एमिट भी करेगा। एमिट का मतलब ये है कि पहले एब्जॉर्ब होगा तब जाकर वो उसके बाद रिलीज करता है। आप समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिविटी और एमिटिविटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। रिफ्लेक्टिविटी का मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो आ रहा है अपने पास उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट एमिटिविटी का मतलब ये है, एमिसिविटी का मतलब ये है कि जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर बात की जा रही है, यानी पहले एब्जॉर्ब होगी रेडिएशन, उसके बाद एमिसिविटी होगी। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रे बॉडी। सो ग्रे बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होती है वो 1 से कम होती है, यानी कुछ पार्ट ऐसा होता है रेडिएशन का जो एब्जॉर्ब हो गया है इसमें, वो अभी वापस नहीं जाने वाला, ठीक है। यानी सम पार्ट ऑफ द थर्मल रेडिएशन विच गेट्स एब्जॉर्ब्ड विल नॉट रिटर्न बैक, वो वापस नहीं जाएगा अभी, ठीक है। सो दिस इज द ग्रे बॉडी, एंड ऑल द बॉडीज दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स आर ग्रे बॉडीज, ठीक है। और even most of the bodies that exist in the universe are gray bodies, ग्रे बॉडीज होती हैं। ब्लैक बॉडी सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, मगर जो एक्चुअल में बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी होती हैं? ग्रे बॉडीज होती हैं। सो दीज आर द रियल बॉडीज। So all the bodies that exist in the universe are real bodies.
So all bodies in the universe are real bodies. So now let's move to the next topic. अब हम तीन लॉज के बारे में बात करेंगे. सो वी विल डिस्कस अबाउट थ्री लॉज. ठीक है. सो द फर्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स लॉ. पहला लॉ है यहाँ पर किरचॉफ लॉ. देन द सेकंड इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. एंड द थर्ड इज द लैम्बर्ट्स लॉ. थर्ड है लैम्बर्ट्स लॉ. राइट. So let's talk about the Kirchhoff's law first. So Kirchhoff's law say that under under thermal equilibrium, absorptivity is equal to emissivity. So thermal equilibrium में absorptivity emissivity के बराबर होती है. So this is about the Kirchhoff law. ठीक है. But the Stephen Boltzmann law and the Lambert's law are required for the GATE exam. So ये दोनों laws जो हैं ये ultimately numericals को solve करने में use होते हैं. किरचॉफ लॉ पूछा जा सकता है इसलिए मैंने आपको बता दिया. एंड द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ आर यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज. सो द फर्स्ट इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में हम बात करते हैं. सो दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. सो इट सेज दैट Q by A is equal to sigma into T raised to power 4. Now what is the meaning of that? So Q by A is the flux. So Q by A is equal to, so this is the heat flux. Q by A equal to sigma into T raised to power 4. So what is the meaning of that? So Q by A is directly proportional to T raised to power 4. So this is the Stephen Boltzmann law. ये Stephen Boltzmann law है. ठीक है. So heat flux is directly proportional to T raised to power 4. यानी T का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर है वो. So heat flux from any body. So this is the radiated flux, right? So heat flux from any body depends on temperature. So let's suppose this is a body and this is the specific area that we are talking about. So from this is the shaded area, right? So the flux that is coming out from this particular area will be Q by A. And let's suppose its temperature is T. So that means the flux depends on its temperature. सो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ले आएंगे यहाँ पर. सो द कांस्टेंट इज सिग्मा. सिग्मा क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो Q by A is equal to T raised to power 4. So this is the Stephen Boltzmann law, right? So here sigma is Stephen Boltzmann constant, which is equal to 5.6732 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square Kelvin raised to power minus 4. ठीक है. So this is the thing. तो आपको ये नंबर भी याद रखना है. So this number can be asked in the exam. और इसकी यूनिट्स भी आप याद रखिए. So this is the Stephen Boltzmann constant. So this is for the black body. ब्लैक बॉडी के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है. Now for the other bodies, the formula is equal to Q by A, or for the gray bodies,
Q by A equal to epsilon into sigma into T raised to power 4, where epsilon is the emissivity of the gray body. So this is for the gray body. So I hope these formula were easy for you to understand. और अगर आपको कहीं पे भी इन फॉर्मूलों को याद करने में भी दिक्कत हो रही है या प्रॉब्लम महसूस हो रही है, then I request you to please do not worry, because I will give you some numericals so that you can use these formulas. ठीक है, अभी मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल्स भी दूंगा जिससे आप इन फॉर्मूलों को यूज कर पाओगे. नाउ वी विल सी अबाउट द लैम्बर्ट्स लॉ. अब हम लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. So this is the Lambert's law, and it is also called cosine law. Cosine law, right? So how this Lambert's law is different from the Stephen-Boltzmann law? So first let's see about the diagram. ये एक हीटेड सरफेस है, ठीक है, हीटेड ऑब्जेक्ट है ये, और ये यहाँ से रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, इसमें थर्मल रेडिएशंस हैं. नाउ सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हेयर. अब इस ऑब्जेक्ट तक कितनी रेडिएशन यहाँ पर पहुँचेगी, लैम्बर्ट्स लॉ हमें ये बताता है. सो लैम्बर्ट्स लॉ टॉक अबाउट द रेडिएशंस दैट रीचेस टू एनी पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है, सो सपोज दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी कुछ रेडिएशंस पहुँचेंगी. तो अब ये दोनों लोकेशन पर कितनी कितनी रेडिएशन पहुँचेगी यही बताता है लैम्बर्ट्स लॉ. So these objects are placed at some angle. So Lambert's law talks about the radiations that reaches to this particular angle. So suppose these bodies are making some angle theta. ठीक है, इस सरफेस के साथ कुछ एंगल थीटा ये बनाती हैं. Let's suppose this. अब इसी तरीके से ये भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेडिएशंस पहुँचेंगी. ठीक है, तो लैम्बर्ट्स लॉ ये बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी रेडिएशंस पहुंच रही हैं. ठीक है, जबकि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये बताता है कि किसी भी बॉडी से कितनी रेडिएशंस एमिट हो रही हैं. ठीक है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन टोटल रेडिएशंस के बारे में बात करता है, जबकि लैम्बर्ट्स लॉ बात करता है सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कितनी रेडिएशंस पहुंच रही हैं. ठीक है, सो एंड वन मोर थिंग दैट वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस एंगल थीटा. हमें इस एंगल थीटा के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. सो वी नीड नॉट टू गो इन सच डिटेल्स अबाउट द एंगल थीटा. हम एंगल थीटा के बारे में बात ही नहीं करेंगे. नाउ लेट्स सपोज द हीटेड ऑब्जेक्ट इज 1 एंड द ऑब्जेक्ट विच इज गेटिंग द रेडिएशंस आर ऑब्जेक्ट 2. ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है. ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं एक नई आपको टर्म दे रहा हूँ, वो आपको याद रखनी है. सो दिस इज F12 विच इज कॉल्ड व्यू फैक्टर. ठीक है, सो व्यू फैक्टर का मतलब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन पे खड़े हो तब आप 1 को ऑब्जर्व कर रहे हो. सो दिस इज F12. सो दिस इज कॉल्ड व्यू फैक्टर. ठीक है, तो ये एक नई टर्म थी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ. सो दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी यूज्ड इन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको फाइनली यूज किया जाएगा. सो दिस इज द ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट 1. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट 2 3 या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट 2 कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. So we will use this F12 in the Stephen-Boltzmann law. So it says that Q by A, that is the heat flux, which is equal to F12 into sigma into T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4. ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला था. ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन को ही मॉडिफाई कर दिया गया है लैम्बर्ट्स लॉ में.
So we have just modified the Stephen Boltzmann law for the Lambert's law. आप एक बार देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था हमने डेराइव किया था और अभी जो हमने लैम्बर्ट्स लॉ डेराइव किया वो किस तरीके से अलग है. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल्स लेटर सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज फॉर्मूलाज इजीली. आप इनको और अच्छे से समझ पाओगे. और इस फॉर्मूले में ये जो सिग्मा है ये वही है सिग्मा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो अभी हमने पढ़ा था. ठीक है. सो सिग्मा इज इक्वल टू 5.6732 इंटू 10⁻⁻8. ठीक है. सो इतनी सी ये बात थी. नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस F12 दैट इज द व्यू फैक्टर. इस व्यू फैक्टर को कैसे डिटरमाइन किया जाए. सो हाउ टू फाइंड F12. सो जनरली वी रेड अबाउट टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. दो तरह के सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है या फिर दो तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं यहाँ पर लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड. ठीक है. सो द फर्स्ट इज अबाउट द स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ चैम्बर. Small object. And the second is the object placed between the parallel plates. So object placed between parallel plates. ये दो सिंपल एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं. ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते. सिर्फ यही दो एक बार आप याद करो और ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में देखेंगे. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ chamber and the second thing is object placed between two large plates. So now let's talk about the small object. ठीक है. ये सपोज एक हीटेड चैम्बर है. बहुत बड़ा साइज का चैम्बर है. दिस इज अ लार्ज हीटेड चैम्बर और ये थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है और इसके अंदर एक ये स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जो एमिसिविटी है वो दी गई होगी. ठीक है. सो दो तरह के एग्जांपल्स आते हैं पेपर में स्टीफन लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर जिसमें से एक है स्मॉल ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन अ लार्ज हीटेड चैम्बर एंड हेयर यहाँ पर जो है एमिसिविटी दी गई होगी. ठीक है. एंड इन द सेकंड केस जो ऑब्जेक्ट है लार्ज पैरेलल प्लेट्स के बीच में प्लेस्ड होगा. सो दीज आर द टू पैरेलल प्लेट्स लेट्स सपोज और यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है इनके बीच में दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में. So this is the heated chamber in the first case. And these are the parallel heated plates. ठीक है. तो आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट केस है वो एक तरह की बैच प्रोसेस है और जो सेकंड केस है वो एक तरह की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहां पर ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहा है पैरेलल प्लेट्स के बीच में. So here you will be given emissivity for both the things that is the parallel plates and the object. आपको यहाँ पर सेकंड केस में दोनों की एमिसिविटी दी गई होगी ऑब्जेक्ट की भी और पैरेलल प्लेट्स की भी. ठीक है. सो जब दोनों एमिसिविटी दी गई है तब आप व्यू फैक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे. सो इन द फर्स्ट केस लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मफल फर्नेस. आप ये मानकर चलो कि जो फर्स्ट केस में क्योंकि जो हीटेड चैम्बर है वो मफल फर्नेस है लेट्स सपोज एंड आप प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के दौरान जब ऐश डिटर्मिनेशन करते हो तब आप ऑब्जेक्ट को मफल फर्नेस में रखते हो. तो एक तरीके से जो मफल फर्नेस का एग्जाम्पल है वो यहाँ पर फर्स्ट केस में फिट हो रहा है. ठीक है. वाइल इन द सेकेंड केस अगर आपने सपोज बेकरी फैक्ट्री में काम किया है बेकरी इंडस्ट्री में काम किया है तब आपने ज़रूर टनल ओवन को देखा होगा. तो जहाँ पर जो लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स होती हैं उसके बीच में से ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं. ठीक है. सो सेकंड एग्जांपल सूट्स विद द बेकरी इंडस्ट्री. ठीक है. तो बेकरी इंडस्ट्री में क्योंकि बड़े साइज के टनल ओवन होते हैं जहाँ पर करीब 65 से 100 मीटर तक के लंबे ओवन होते हैं साइज में. ठीक है. उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो हीटेड होती हैं और उसके बीच में से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है. सो दीज आर द टू पैरेलल प्लेट्स विच आर रेडिएटिंग हीट. ये हीट रेडिएशन आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर ये बीच में से एक
ट्रे पास हो रही है और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, सपोज कुकीज या बिस्किट्स रखे हुए हैं. सो दीज टू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द एग्जाम. तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं लैम्बर्ट्स लॉ के ऊपर. ठीक है, तो आई होप यहाँ पर इतना आपको समझ में आया होगा. अब फर्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पर जो F12 है वो एमिसिविटी के बराबर होगा. सिंपल था एकदम. ठीक है, एंड इन द सेकेंड केस द एमिसिविटी इज लिटिल बिट डिफरेंट. So the emissivity in the second case is 1 by F12 is equal to 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1. तो यहाँ पर F12 हम इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको. सो दिस इज द फॉर्मूला 5 एंड दिस इज द फॉर्मूला 4. ओके, 4 and 5 फॉर्मूला. ओके, सो now I will summarize all the formulas that I have given you for the radiations. Thermal radiation से related अभी तक जितने भी मैंने आपको फॉर्मूला दिए हैं वो अभी सभी मैं दोबारा से लिख रहा हूँ. ठीक है, so formula for the radiation. The first formula was the Stefan-Boltzmann. So Q by A is equal to epsilon into sigma into T raised to power 4. So this is the Stefan-Boltzmann law. Now the second thing is sigma. Sigma की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 5.6732 into 10 raised to power 8 minus 8 watt per meter square per Kelvin power 4. ठीक है, so this is the per Kelvin power 4. Now the third thing is, now the third formula is Q by A equal to F12 into sigma into T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4. ठीक है, तो ये है लैम्बर्ट्स लॉ. Now what is the value of F12? It is equal to epsilon and 1 by F12 equal to 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1. So the first formula is for the small objects placed in a heating chamber. ठीक है, और सेकंड में जब ऑब्जेक्ट रखा होगा पैरेलल प्लेट्स के बीच में. ठीक है, सो दीज आर द टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स. और मैं फिर से बता देता हूँ कि F12 का क्या मतलब था. लेट सपोज दिस इज अ हीटेड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन अनदर ऑब्जेक्ट. हीटेड ऑब्जेक्ट से अभी रेडिएशंस जा रही हैं एक दूसरी लोकेशन पर जो कुछ एंगल थीटा बनाती है हीटेड ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है, सो उस केस में हम F12 की बात करते हैं. ठीक है, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द क्वेश्चन. ठीक है, दिस क्वेश्चन केम इन गेट 2015 फॉर 2 मार्क्स. इस क्वेश्चन को आप देखो एक बार and let's solve this. So now let's read the question. Heat is transferred by radiation to a loaf of bread in an oven at a uniform temperature of 177 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर क्या है कि एक ब्रेड लॉफ है जो हीटेड चैम्बर में रखा हुआ है. So let's suppose this is a heated chamber and this is the bread loaf that is placed in this heated chamber. ठीक है, और इसमें क्या है कि ये रेडिएशंस आ रही हैं इस हीटेड ओवन से जो ब्रेड के पास आ रही हैं. And further these heated radiations heats up the bread loaf. Okay, and the temperature of the oven is 177 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है द टोटल सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर ऑफ द लोफ आर. सो एरिया दिया गया है और जो लोफ का जो टेम्परेचर है वो दिया गया है. सो एरिया इज 0.0645 मीटर स्क्वायर, राइट, and the temperature of the bread is given as 100 degree Celsius and the temperature of the oven is 177 degree Celsius, that is also given, and the surface emissivity of the loaf is 0.85. So emissivity is 0.85.
and the Stephen Boltzmann constant is given as 5.73 into 10 raised to power minus 8. So sigma is 5.73 into 10 raised to power minus 8 joule per meter square per Kelvin power 4. Okay. So the question is the net heat transfer is. So formula is Q by A equal to sigma into epsilon into T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4. यहाँ पर मैंने जो एप्सिलॉन है वो सीधा लिख दिया है बिकॉज इट इज़ अ हीटेड चैम्बर. ठीक है, तो यहाँ पर F12 भी लिख सकता था मैं, मगर मैंने सीधा लिख दिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन हेयर. सो Q इक्वल टू एरिया क्या है यहाँ पर 0.0645 इंटू एप्सिलॉन यानी 0.85 इंटू सिग्मा 5.73 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 8. सो T1 क्या है यहाँ पर, हमें यहाँ पर केल्विन में लिखना होगा T1 बिकॉज सिग्मा यहाँ पे जो सिग्मा दिया गया है वो केल्विन में दिया गया है. सो हम यहाँ पर टेम्परेचर्स को पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273. सो यहाँ पर केल्विन में दिया गया है. ठीक है, सो इसलिए ओवन का जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा 177 प्लस 273. सो इट इज़ इक्वल टू 450. ठीक है, सो 450 Kelvin. So put the values in the formula and this is the object 1 and object 2. So object 1 का टेम्परेचर कितना है, यानी जो हीटेड चैम्बर उसका टेम्परेचर 450 Kelvin. ठीक है, एंड जो ब्रेड है उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट 2. सो द टेम्परेचर ऑफ द ब्रेड इज 373 Kelvin. So 450 raised to power 4 minus 373 raised to power 4. So use the mobile calculator. So now I am using my mobile calculator. So 450 raised to power 4 minus 373 raised to power 4 multiply with 0.0645 0.85 into 5.73 into 10 raised to power minus 8. So the answer is 68.011 watt. So ये हमारा आंसर आ गया है. ठीक है, so I hope this question was easy for you to do and आप इस क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस करिए बिकॉज दीज आर द सेम क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द प्रीवियस ईयर. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया है और इसी तरह के क्वेश्चंस भी आगे आते रहे हैं. ठीक है, अभी मैं और भी क्वेश्चंस आपको दूंगा एंड दिस इज द ऑफिशियल की दैट यू कैन सी हेयर 67.8 से 68.2 के बीच में आंसर होना चाहिए और हमारा आंसर इसी के बीच में आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर सही है. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. So the question is, glass bottle may be prevented from breaking on filling with hot pasteurized juice when their temperature is close to that of the juice being filled. ठीक है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना. The actual question begins from here. The bottles are rapidly heated by passing through a chamber. ठीक है, so that has top, bottom and side walls heated by natural gas. यानी एक चैम्बर की बात की जा रही है और ये जो चैम्बर है कैसे हीट अप हो रहा है, नेचुरल गैस के बर्न होने से. सो नेचुरल गैस जो है वो जल रही है और उससे जो एनर्जी निकल रही है उससे ये जो सरफेस हैं ये हीट अप हो रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ द चैम्बर. अब ये जो बीच में इनके स्पेस दिखाया गया है यहाँ पर ये नेचुरल गैस है जो बर्न हो रही है. ठीक है, यहाँ पर ये नेचुरल गैस है जो बर्न हो रही है. ठीक है, जिससे फिर ये सरफेस हीट अप हो जाते हैं. नाउ द ग्लास बॉटल may be considered as an object completely surrounded by a radiating surface. यानी यहाँ पर एक ग्लास बोतल रखी हुई है बीच में. अब ये जो ग्लास बोतल है ये हीट अप हो जाती है. ठीक है, कैसे, ये जो हीटेड सरफेस हैं ये रेडिएशन एमिट कर रहे हैं. सो दीज हीटेड सरफेस एमिट्स रेडिएशन.
ठीक है, थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे हैं जिससे ये ग्लास बॉटल हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। ठीक है, तो एक ये बात भी याद रखो कि यहाँ पर ये जो नेचुरल गैस है ये बोतल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर कन्वेक्शन का जिक्र भी नहीं करते। ठीक है, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ना कि कन्वेक्शन की। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर जो गैस है वो बोतल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है। ठीक है, नाउ मूव फर्दर। सो एज दिस इज अ चैम्बर, सो आपको पता है यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज होगा। सो दिस इज द नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस यानी कौन सी है ये, एलएनजी। ठीक है, ये नेचुरल गैस है, घरों में यूज होती है एलपीजी और यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एलएनजी। ठीक है, सो नाउ द ग्लास बॉटल हैव एन एमिसिविटी ऑफ 0.94। ओके, तो लिख लेते हैं इसको। और जो बोतल है उसका मास दिया गया है, वेट दिया गया है 155 ग्राम ईच। स्पेसिफिक हीट इज ऑल्सो गिवन एंड सरफेस एरिया इज ऑल्सो गिवन। सो मास इज 155 ग्राम, ओके, into 10 raised to power minus 3 kilogram. Okay, now the specific heat is 1256 joule per kilogram per Kelvin. ठीक है, then surface area is also given, so area is equal to 0.0219 meter square. So if the bottle are to be heated from 15.5 degrees Celsius to 51.6 डिग्री सेल्सियस in 1 minute। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, यानी 15.5 से 51.6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद इन 1 मिनट। ठीक है, ओके, देन वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द चैम्बर टू अचीव दिस एवरेज हीटिंग रेट व्हेन द ग्लास इज एट मिड पॉइंट। यानी जो चैम्बर है उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब ग्लास का टेम्परेचर 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बीच में कहीं एक बार 33.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, तब उस दौरान जो चैम्बर है उसका टेम्परेचर क्या होगा। लेट सपोज द टेम्परेचर इज टी। तो आई होप यहाँ पे आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा पूरी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि ग्लास बोतल एंटर करती है 15.5 डिग्री सेल्सियस पर और फाइनल टेम्परेचर इसका हो जाता है 51.6 डिग्री सेल्सियस, और बीच में कहीं जब इसका टेम्परेचर आता है 33.6 डिग्री सेल्सियस, तब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो चैम्बर का टेम्परेचर है वो क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, सो लेट्स से द टेम्परेचर इज टी। So we can use one formula, that is Q equal to mc delta T. So heat gain by this bottle is equal to 155 into 10 raised to power minus 3 into C, that is 1256 into temperature difference. So 51.6 minus 15.5, सो ये है जो टोटल हीट ये गेन करेगी बोतल। ठीक है, सो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस 46.1 or 36.1 rather. So using my mobile calculator I found that it is 117.1 watt। 1 watt का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तब हमारा ये आंसर आएगा। ओके, all this heat be transferred by the radiation, be transferred by radiation through radiation
by the radiating surface. So we can write it as heat gained by bottle, heat radiated by surface, right? So ये तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया. We have calculated this part on the LHS, that is the 117.1 equal to. Now the radiated heat के केस में हमने क्या पढ़ा था? Because here the chamber is taken, so we will be considering it as F12 sigma A into T1 power 4 minus T2 power 4. That is the case. So 1 signifies the chamber का जो temperature है वो, and 2 signifies the bottle's temperature. Now moving ahead. So here F12 equal to epsilon होगा. ये हमने देखा था. We have already covered this part because this is chamber, because chamber is taken here, right? So F12 equal to epsilon, so this will be equal to epsilon. What is the epsilon here? It is 0.94 into sigma. Sigma की वैल्यू क्या होती है? 5.6732 into 10 raised to power minus 8 into एरिया कितना है यहाँ पर? What is the area? So 0.0219 into, now we have to find out the temperature of this chamber. I have already written here, right? So let's suppose it is T raised to power 4 minus T2 power 4. So we have to find out the temperature when the bottle's temperature is 33 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो यहाँ पर लिख देंगे हम 33, और 33 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो जाएगा? 33.6 प्लस 273 यानी 0.6, 3 3 6 10, 306.6 की पावर 4. So finally, so 117.1 divided by 0.94 into 5.6732 into 10 raised to power minus 8 into 0.0219, that is equal to T raised to power 4 minus 306.6 की पावर 4. और फिर फाइनली जब ये भी यहाँ पर आ जाएगा तब यहाँ पर मैं लिख दूँ प्लस 306.6 की पावर 4. यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, राइट? सो फाइनली द टेम्परेचर दैट वी विल गेट इज 574.7 केल्विन. So what is the meaning of this temperature? Now what is the meaning? In Lambert's law, हमने ये देखा कि सपोज ये हीटेड सरफेस था. दिस इज द हीटेड सरफेस, लेट्स सपोज. अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पर हमें जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है. तो हमने लैम्बर्ट लॉ को यूज करते हुए वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर लैम्बर्ट्स लॉ, दैट इज द F12 sigma area T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4. So this is the case. Now हमने ये देखा यहाँ पर डायरेक्शन ये थी रेडिएशन की, बट जैसे ये ऑब्जेक्ट हीट अप होगा ये भी तो रेडिएशन रेडिएट करेगा अलग अलग डायरेक्शंस में. सो जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा यहाँ पर वो ये है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने यहाँ पर ये बताया, क्वेश्चन हमें ये दिया गया था. एक्चुअली क्वेश्चन ये दिया गया है कि जब टेम्परेचर फाइनली ये जो है यहाँ पर एंटर करता है ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज द object enters or this bottle enters
at 15.5 degrees Celsius and comes out at 51.6 degrees Celsius. And in the meanwhile, there must be a place when the temperature reaches at 33 degrees Celsius of this bottle. So in that case, जैसे ही बोतल भी रेडिएट करेगी तो ऑब्वियसली जो यहाँ का हीटेड सरफेस है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, या फिर अल्टीमेटली इफेक्ट जो भी पड़ेगा उस दौरान at that particular moment what would be the temperature of this heated surface, that is asked. So what we have found here is that it is the this much of Kelvin. So you can 574.7 minus 273. Now finally you will get the degree Celsius. If the question is asked in the degree Celsius, let's look at that. यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में ही शायद हमें मेंशन करना चाहिए बिकॉज ऑल द कंडीशंस दैट आर मेंशन्ड हियर आर इन डिग्री सेल्सियस. सो we have mentioned all such things in the degree Celsius, but the question will ask you whether the answer is required in degree Celsius or degree or in Kelvin, right? So let's look at the next question. So this is the next question. I hope the answer of the previous question is clear to you. The solution of the previous question is clear to you. Now coming to the next question. So the question is that cookies are traveling on a conveyor inside a continuous baking oven. ठीक है, occupying most of the area on the surface of the conveyor. यानी ये कन्वेयर होगी कुछ, यहाँ पर ये कुकीज रखी हुई हैं, these are the cookies. ठीक है, the top wall of the oven directly above the conveyor has an emissivity of this. The top wall, जो ऊपर वाली वॉल है उसकी बात की गई है, ये ऊपर वाली वॉल थी, ये रेडिएट कर रही है हीट. I have already given you this example. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एमिसिविटी है ये कितनी है, 0.92 is the emissivity of this belt. So E1 epsilon 1 लेंगे हम इसको. Then the cookies have an emissivity of 0.8. और ये जो cookies हैं, this is the second object, that is 0.8, right? So if the top wall of the oven has a temperature of so इसका जो temperature हमें दिया गया है 175 degrees Celsius. So 175 plus 273, that means 841 Kelvin, right? Now calculate the average rate of heat transfer by radiation between the cookies per unit area. यानी Q by A हमें निकालना है, right? On the side that faces the top wall of the oven when the cookie surface temperature is 70 degrees Celsius. So cookie temperature is 70 degrees Celsius. 70 plus 273, that is right. So this is the case. Now we know that Q by A equal to F12 sigma sigma A तो हमने यहाँ पर लिख दिया. Then T1 raised to power 4 minus T2 raised to power 4. And because this is a long conveyor belt, हमने एक चीज़ देखी थी कि जब इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पर long conveyor belt हो, जहाँ पर पैरेलल हो इस तरीके से सिस्टम, तब उस केस में क्या होगा, 1 by F12 equal to 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1. Then that would mean F12 equal to 1 by epsilon 1 कितना है हमारा 0.92 plus 1 by epsilon 2, that is 0.8 minus 1. So after calculation F12 would be equal to 0.748, right? So just put this into the equation. So our answer would be Q by A equal to 0.748 into 5.6732 into 10 raised to power minus 8
इंटू T1 रेज टू पावर 4। T1 क्या था हमारा यहाँ पे, दिस इज द T1 एंड दिस इज T2। ये हमने बात पहले समझ ली कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट 1 कंसिडर करेंगे, और जो जिसको हीट अप किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट 2 है। The object which is radiating heat is the object 1, and the object which is taking up the heat or the radiations is the object 2. So here 4 4 8 raised to power 4 minus 3 4 3 raised to power 4. So this is the final answer. तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा यहाँ पर? So 1122 watt per meter square is the final answer. Okay, so this is our final answer. So this is the final answer, right? Now move to the other question. So the question is, a 12 kilowatt oven operates at 210 degrees Celsius. Okay, it is loaded with a batch. अब यहाँ पर बैच लिखा हुआ है, ये एक बात समझो इस चीज़ को आप, ठीक है। एंड देन 150 loaves of bread डो इन बेकिंग टिन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, जो डो है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर अंदर जा रहा है ओवन में, and the surface of the area of each of the loaf is 240 centimeter square. Assuming that the emissivity of the dough is 0.85 and the dough bakes at 100 degree Celsius. यानी देखो सपोज ये एक ओवन है, दिस इज अ बैच ओवन, द क्वेश्चन सेज अबाउट द बैच ओवन, सो दिस इज अ चैम्बर, इट मीन्स, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस बोलता है, ये कॉन्टिन्यूस होता तो ये लंबी पैरेलल रेडिएटेड सरफेस होते हैं, यहाँ पर लॉफ्स रखे होते हैं, ठीक है, ब्रेड लॉफ्स। तो इस केस में जो हम F12 लिखते वो क्या होता, इक्वल टू 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1, बट इन दिस केस F12 इक्वल टू एप्साइलन ओनली। सो यू गेट माई पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर बैच लिखने से कितना फ़र्क पड़ गया। तो अगर बैच ओवन होगा तो ऐसा रहेगा, और कॉन्टिन्यूस ओवन रहेगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है। बैच ओवन आप इस तरीके से समझ सकते हो, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ बैच एंड कॉन्टिन्यूस। बैच में ये होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन ओवन, और इस ओवन में जैसे ही आपने ब्रेड रख दिया तो उसके बाद बेक होने के बाद ही आप उसको देख सकोगे, बट इन द कॉन्टिन्यूस ओवन यू कैन कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द ब्रेड्स, एंड द अदर थिंग इज दैट कि यहाँ से एक जगह से एंट्री करते रहते हैं और ये निकलते रहते हैं। सो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहती है कॉन्टिन्यूस वाली, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज वेरी फास्ट comparative to the batch process, right? So this is the basic difference. Otherwise, if you have any query about the batch and the continuous, then please comment in the comment box. I will try to resolve your query. Now moving to the question. सो दिस इज़ द ओवन, 12 किलोवाट का ये ओवन था, ठीक है, यानी ये 12 किलोवाट की एनर्जी इस पर लगा रहा है, ओके। एंड ओवन ऑपरेट्स एट 210 डिग्री सेल्सियस, 210 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, ओके। और जो बैच ओवन था और 150 लोव्स थे, और हर किसी लोव का एरिया इतना था, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल एरिया इक्वल टू 150 लोव्स इंटू 240, और ये 15 इंटू 24 कितना आएगा, 240 यानी 360, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। नाउ एज्यूमिंग दैट द एमिसिविटी ऑफ द डो इज, तो यहाँ पर हमने देखा कि F12 इक्वल टू एमिसिविटी यही रहेगा, तो 0.85 हो जाएगा, ओके। एंड द डो बेक्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, यानी डो आपने जब इसमें ब्रेड रखा तब वो रखा था 25 डिग्री सेल्सियस पर, जैसा कि बोला गया, और फाइनली वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बेक हो जाता है, यानी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन यहाँ पर दी गई है, ओके। एंड
the question is 90% of the heat is transmitted in the form of radiated energy. It means ये जो टोटल एनर्जी थी यहाँ पर ओवन की यानी 12 किलोवाट यानी इंटू 10⁻³ वाट, तो इसका जो 90% है वही रेडिएशन में जा रहा है और बाकी 10% एक तरीके से वेस्ट हो जा रही है. तो दैट मीन्स 90% इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द रेडिएशन. यानी ये टोटल हमारी एनर्जी अवेलेबल है, ये अवेलेबल एनर्जी थी. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, कैलकुलेट एनर्जी एब्जॉर्प्शन एट द बिगिनिंग. एट द बिगिनिंग का मतलब ये वाली सिचुएशन. तो हमने देखा है कि एब्जॉर्प्शन यानी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रेडिएशन में, Q इंटू ए इंटू सिग्मा F12 T1⁴ minus T⁴. That is the case. Now we know the area. Area is equal to 36000 centimeter square, and then that would be equal to 3.6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, इतनी बात क्लियर है. बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो गया, तो ट्वाइस है यहाँ पर, तो इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे तो 3.6 मीटर स्क्वायर हो गया. ओके, देन सिग्मा कितना है 5.6732 इंटू 10⁻⁻8. ओके, एप्साइलन कितना है 0.85. ओके, नाउ मूविंग एड. सो T1 कितना है, ओवन का टेम्परेचर 210 प्लस 273 इक्वल टू 3784 केल्विन. एंड T2 कितना है 25 प्लस 273 इक्वल टू 298 केल्विन. सो दिस इज एट द इनिशियल. ठीक है. सो फाइनली यहाँ पर हम Q कैलकुलेट कर लेंगे, यानी दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्प्शन, this is the energy absorption, right? Similarly, अब क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था, ये पूछा गया है, द क्वेश्चन सेज, देखो एक तो बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द बेकिंग. तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई, एक तो बिगिनिंग में पूछा गया था और एक एंड ऑफ द बेकिंग. सो अभी एंड में क्या करेंगे हम, एंड में हम ये करेंगे कि बस जो T2 टेम्परेचर है वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे. ठीक है, ये तो था बिगिनिंग, दिस इज बिगिनिंग में. सो सिमिलरली ऑल द वैल्यूज वुड बी सेम, यहाँ पर सेम रहेंगी, सेम फॉर एंडिंग ऑफ बेकिंग except T2 which is equal to 100 degrees Celsius plus 273, that is 373 Kelvin, right? So that is the case. Now इतनी बात क्लियर हुई. अभी ये क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, and the percentage of radiated energy absorbed by the surface. दो जगह की अब्जॉर्बेंस की बात की, एक तो इनिशियल की बात की, एकदम एंडिंग की बात की, और द सरफेस ऑफ द लॉफ्स एट द एंड ऑफ द बेकिंग की कितनी परसेंट एनर्जी जो है फाइनली एंड में ये एब्जॉर्ब कर रहा है. तो दैट इज इजी. तो हम क्या करेंगे इसमें, सो जो यहाँ पर हमें एंडिंग में Q मिलेगा, Q एट द एंड, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे. लेट सपोज इट इज X. फिर फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, परसेंटेज जो लिखेंगे हम, परसेंटेज एब्जॉर्ब्ड एट द एंड इक्वल टू X डिवाइडेड बाय दिस मच, यानी 90% ऑफ 12,000. ठीक है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. So if you find any difficulty in solving such questions, then you can ask me anytime and I will
try as soon as possible to answer your questions. Okay. If anybody wants to understand the diagram of this particular question, is it will be looked something like this. ये एक चैम्बर होगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें आपने गेट खोला, ओपन, यू ओपन द डोर, सो दिस इज द डोर। ये चैम्बर होगा, तो इसमें आपने जैसे ही खोला, इसमें आपने ब्रेड के लॉफ्स रख दिए, ठीक है। यहाँ पर रैक्स बनी हुई होंगी, समथिंग लाइक दीज। Now this chamber is radiating heat from all the sides. राइट, और जो ये ट्रेज होंगी ये भी हीटेड अप हो जाएंगी, तो ये भी हीट रेडिएट करेंगी हर जगह से। राइट, तो यहाँ पर आपने लॉफ्स रखे हुए हैं ब्रेड के, आपने लॉफ्स डाले 25 डिग्री सेल्सियस पर, फिर फाइनली ये बेक होने लगते हैं एंड देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर एज्यूम किया गया है कि इट इज़ एज्यूम दैट these particular lofts bakes at 100 degrees Celsius. Okay, then as the lofts are baked, so you bring out these lofts out of this oven, ठीक है। so this is the diagram. So now I will be taking you back to the overall heat transfer coefficient. I have earlier told you that I will discuss the overall heat transfer coefficient later on. मैं बाद में आपको overall heat transfer coefficient बताऊंगा, ऐसा मैंने शुरुआत में कहा था आपको। ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज वो आई बिलीव कि वो जो टॉपिक था वो शुरुआत में अगर हम पढ़ते तो बेवजह ही कन्फ्यूजन होती, एंड आई डू नॉट वांट टू कंफ्यूज यू। सो what I have decided right now that I will be discussing that part, that is the overall heat transfer coefficient now. अभी मैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को डिस्कस करूंगा और इस तरीके से हम समझेंगे कि इजीली समझ जाए उस चीज़ को और बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के। सो लेट्स सी इट। सो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दैट इज U. It will consider only conduction and convection. Okay. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कंडक्शन फर्स्ट। एक बार मैं कंडक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। कंडक्शन में हमने ये देखा था, वी हैव सीन दैट इन कंडक्शन suppose this is a slab and this is X and the area is A1 and thermal conductivity is K1, right? So Fourier's first law क्या कहता है? Heat flux that is Q by A equal to K1 into dt by dx. माइनस ले लेते हैं एक बार, ठीक है। that was the formula. So here the K1 dt by x, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस K1 इंटू T1 माइनस T2 divided by x. Let's suppose the temperature is T1, T2. Okay, that is the case. So now suppose let's bring this particular slab in contact with the other surface. Suppose इसके contact में ले आए, इसकी यूनिट ये x2 थी, सपोज ये x1 था यहाँ पर, सपोज दिस वाज द केस।
इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 थी, इसकी K2 थी. As we have assumed, or what exactly is the meaning of the Fourier's first law, it says that the Q by A is same for both of the slabs. That means Q by A is equal to minus K1 dt by x1 equal to minus K2 dt by x2. Okay, that is easy. Now I will introduce a new concept, that is I equal to V by R. Now this is a very popular formula in electronics or electricals. So that is the current equal to voltage divided by resistance. ठीक है. So here if we compare this formula, that is the Fourier's first formula, first law, with this particular concept or this particular formula, तो हमें यहाँ से एक ये आइडिया लगता है यहाँ पर कि Q by A इक्वल टू दिस एंड दिस है. इट मीन्स ये जो फ्लक्स है, दिस इज फ्लक्स एंड दिस इज द dt इज द अल्टीमेटली व्हाट, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. क्योंकि जब टेम्परेचर में डिफरेंसेस होंगे, व्हेन दिस इज T1 एंड हेयर इज द T2, जब टेम्परेचर में डिफरेंसेस होंगे देन ऑब्वियसली द हीट विल फ्लो. अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है देन ओनली द हीट विल फ्लो. ओके, सो dt एक्ट्स एज द वोल्टेज हेयर. यहाँ पर ये जो है dt, ये वोल्टेज की तरह एक्ट कर रहा है. तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, इस इक्वेशन को अगर रीराइट करें हम, इफ वी रीराइट द इक्वेशन, दैट इज Q बाय A इक्वल टू, एक बार हम माइनस साइन भूल जाए, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, लेट सपोज. सो दैट वुड बी इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय x1 बाय K1 इक्वल टू dt divided by x2 by K2. That means this is the resistance, this is the resistance part. I hope you are getting this point. ये resistance की तरह act करेगा ये चीज, ये resistance की तरह act कर रही है चीजें. So overall resistance कितना हो गया यहाँ पर, इस slab की अगर हम बात करें, if we take this slab, अगर हम सीरीज में रेजिस्टर्स लगा दें सपोज ऐसे, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका R2 था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ करता था इन इलेक्ट्रॉनिक्स, R1 प्लस R2, राइट. सो सिमिलरली द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x1 बाय K1 प्लस x2 बाय K2. ओके, एक बार ये चीज याद रखते हैं कंडक्शन के केस में, दोबारा से इस चीज पर लौटेंगे. प्लीज कीप दिस इक्वेशन इन योर माइंड. हम अभी दोबारा से इसी इक्वेशन पर वापस आएंगे. अभी हम एक बार कन्वेक्शन को देखते हैं. लेट्स सी अबाउट द कन्वेक्शन पार्ट. कन्वेक्शन में हमने एक चीज देखी थी, एक इक्वेशन पढ़ी थी, Q इक्वल टू H इंटू A इंटू डी टी, राइट. सो अगेन Q बाय A इक्वल टू H इंटू डी टी. अगेन कंपेयरिंग विद द I इक्वल टू V बाय R, दैट मीन्स रेजिस्टेंस वो होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस के यहाँ पे नीचे आना चाहिए डिनोमिनेटर में. दैट मीन्स again the Q by A acts like the current, then dt is the potential difference, then that would mean dt 1 by H. ऐसा लिख सकते हैं. So this acts as a resistance here in the case of resistance in case of convection, right. Now I am saying that suppose this is a pipe and here the fluid is flowing. Now as we know that a film forms here, suppose this is the film that is formed here and this is the pipe's thickness. ये pipe की thickness है, let's suppose this is the pipe thickness, this is the thickness of pipe, and again a fluid is also flowing on the outer side of this tube. Then this particular film also causes resistance, this particular film also causes resistance, and this conductor is also causing resistance. So that means all of these things are in series.
ये सभी सीरीज में है, all of these things are in series, then that would mean total resistance होगा किसके बराबर, total resistance equal to resistance by this particular layer, that is the convection, then the resistance by this particular layer by conduction. कंडक्शन ये होगा इनर वाला कन्वेक्शन, और कंडक्शन में अगर ये सिंगल तरह का मटेरियल है देन ऑब्वियसली देयर वुड बी वन स्लैब, अदरवाइज देयर वुड बी मल्टीपल स्लैब्स, राइट. सो अगेन कन्वेक्शन. Okay, so in the case of convection we have seen that it is 1 by h. So let's say this is h1, this is some other material, यहाँ पर कुछ दूसरा मटेरियल फ्लो हो रहा है, बाहर कुछ दूसरा मटेरियल है. सो लेट्स सपोज दिस इज द h1 फॉर द इनर वन एंड h2 फॉर द आउटर वन. बाहर वाली के लिए हमने वो लिख दिया. देन कंडक्शन के केस में हमने कितना रेजिस्टेंस देखा था अभी, x1 यानी जो भी इसकी थिकनेस है डिवाइड बाय इट्स कंडक्टिविटी. x1 बाय k1 प्लस x2 बाय k2 if the two slabs plus 1 by h naught. So this is the final answer. So this is the resistance. R लिख देते हैं एक बार इसको. We are not concerned whether it is R or something else. Now ये बात तो क्लियर हो गई. अब एक बात बताओ मुझे, हीट ट्रांसफर का अपोजिट क्या होगा? हीट ट्रांसफर का अपोजिट इट इज रेजिस्टेंस. तो हमने अभी क्या किया, इस R की जगह यहाँ पर लिख दिया 1 by u, because R means the resistance, and 1 by u means the heat transfer coefficient. Heat transfer coefficient. So finally the answer that we are getting here, so the answer that we are getting here, 1 by u equal to 1 by hi plus x by k plus 1 by h naught for the single slab. ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एच आई प्लस x1 बाय k1 प्लस x2 बाय k2 प्लस 1 बाय h naught. Okay, so this was the concept that I wanted to make you understand about the overall heat transfer coefficient. So अगर आप में से किसी को ये लग रहा था कि overall heat transfer coefficient कहाँ से आया, so this was the concept. Okay, I hope you got some idea that how to derive to the overall heat transfer coefficient. Okay, till now no question is asked on calculation of this overall heat transfer by this way, but you should know that what exactly is the meaning of overall heat transfer and how to derive it. It means, suppose a system is given to you, something like this, the diagram that we have just drawn here. We have drawn a diagram like this here. So you know that if a fluid is flowing in a pipe and some other fluid is also flowing in, outside the pipe, or let's suppose, let's make it more simple, if a fluid is flowing in a pipe, then that would mean there would be convection and conduction. Okay, so in that case you will come across this particular term, that is the overall heat transfer coefficient. And also we have discussed about the overall heat transfer coefficient in the heat exchangers, where you see that there are two types of fluids that flow through the heat exchanger. One flows in through the pipe and the other flows outside the pipe.
so that means there would be two films forming, one is inside the pipe and one is outside the pipe. ओके, सो वहां पर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा, ये जो H था ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बोलते हैं इसे। सो वहां पर एक तो 1/HI मिलेगा हमें और एक 1/H0 मिलेगा। इसी तरीके से हमें X1/K1 मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक ही तरह का ट्यूब होती है, बट अगेन दैट इज अ ट्यूब, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज अ ट्यूब। सो ट्यूब के केस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वो सब चीज़ें लिखेंगे जो हमने सिलेंडर्स के केसेस में पढ़ा है। ठीक है, आप सिलेंडर्स के लेसन पर दोबारा जाइए और देखिए वहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि कुछ परेशानी है इस चीज़ में कि समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो इस लेक्चर के लिए मैंने सिर्फ यही प्लान किया था। तो अभी तक हमने क्या किया कि मोमेंटम ट्रांसफ़र कंप्लीट कर लिया है और हीट ट्रांसफ़र भी कंप्लीट कर लिया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद मास ट्रांसफ़र। मास ट्रांसफ़र समझेंगे हम और परमेबिलिटी को अच्छे से देखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।